हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे पाइल फाउंडेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। फर्स्ट, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज हायर ऑन फ्लोटिंग पाइल्स देन ऑन एंड बियरिंग पाइल्स। फ्लोटिंग पाइल्स को हम फ्रिक्शन पाइल्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अलग से फिगर बना के देखते हैं। सपोज आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका पाइल है, ये आपके 2 लेयर है सैंड का, ये आपका डेंस लेयर है, ये आपका वेरी लूज सॉइल है, लूज सॉइल। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किसके कारण होता है? जब वह सॉइल सडनली आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, सॉइल का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जो पाइल का सेटलमेंट रहता है उससे ज़्यादा रहता है। ये सॉइल आपका ज़्यादा सेटल हो रहा है, तो नीचे आपका ये आपका नेगेटिव प्रेशर लगाता है, जिसके कारण आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, वो आपका रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अब ये किसके कारण होता है स्किन फ्रिक्शन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन? ये ड्यू टू फ्रिक्शन ही होता है ना। तो लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन के कारण ज़्यादा होगा, क्योंकि एंड बियरिंग में क्या होता है, सपोज आपका सिर्फ एंड बियरिंग है, ये आपका सिर्फ आपका एंड बियरिंग पाइल है, तो यहाँ तो फ्रिक्शन जीरो है, तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन होगा ही नहीं। मतलब फ्रिक्शन पाइल में आपका हमेशा नेगेटिव फ्रिक्शन आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ केस में आपका सिर्फ फ्रिक्शन पाइल है, सपोज आपका सिर्फ फ्रिक्शन पाइल है, वहाँ पर आपका एंड बियरिंग नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसको अलग से बनाना चाहिए। आपका जो फ्रिक्शन पाइल रहेगा ना, वहाँ पर एंड बियरिंग नहीं है, तो वो आपका हार्ड स्टेटम में नहीं जाएगा। तो आपको रेजिस्ट कैसे करेगा? आपको सिर्फ फ्रिक्शन के थ्रू करेगा। लेकिन फ्रिक्शन पाइल में ये भी हो सकता है ना कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हो ही ना, ये आपका डेंस सॉइल हो, तो यहाँ पर सेटल हो ही नहीं रहा सॉइल, ठीक है। तो उसके कारण नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हो ही ना, तो क्यू एन एफ इन फ्रिक्शन पाइल, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जीरो। और नेगेटिव फिन फ्रिक्शन इन एंड बियरिंग पाइल, ये तो हमेशा ही जीरो होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा, तो ये हमेशा जीरो होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रिक्शन पाइल में हमेशा नेगेटिव फ्रिक्शन ज़्यादा ही हो, जीरो भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, ध्यान, ये आपका फॉल्स हो गया, ये ध्यान रखना, नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन अगर किसी में नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हो रहा है ना, तो हमेशा फ्लोटिंग पाइल में ज़्यादा होगा, क्योंकि एंड बियरिंग में क्या होगा, वो तो कभी होगा ही नहीं ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, तो वन वाला हट गया, मतलब ना ही ए हो सकता है ना ही बी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टली रिड्यूस कर दो, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। इन दोनों से क्या पता चल रहा है कि सेकंड तो ट्रू होना ही है, ठीक है, सेकंड तो ट्रू होगा ही। अब चेक करते हैं। ऑल द अदर थिंग्स बीइंग द सेम इन फुटिंग, फुटिंग में सभी चीज़ सेम है, हाँ, ऑल द अदर थिंग्स, इसके अलावा सभी थिंग्स सेम है, सेम इन फुटिंग ऑन सैंड। अब सैंड की बात कर रहा है। द फुटिंग विथ स्मॉलर विथ विल हैव लोअर सेटलमेंट ऑन द सेम नेट प्रेशर, प्रेशर सेम है, लेकिन आपका फुटिंग का अगर विड्थ स्मॉलर है तो आपका सेटलमेंट भी स्मॉलर होगा, स्मॉलर विड्थ आपका लोअर सेटलमेंट, ठीक है। अब आप सेटलमेंट के कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? एक तो आपका है क्यू आई इज इक्वल टू, आपका क्या था, ये आपका इमीडिएट सेटलमेंट का था, है ना। इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सभी फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। सॉरी, क्यू आई नहीं, एस आई, क्यू आई नहीं, आपको सेटलमेंट का फॉर्मूला लिखा है एस आई। एस आई इज इक्वल टू क्यू बाय ई एस, है ना, क्यू यू बाई ई एस इंटू बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू आई। फॉर्मूला चेक कर लेना क्यू यू ही था कि नहीं था, ये आप चेक कर लेना अच्छे से। तो ये इमीडिएट सेटलमेंट करता है, यहाँ पर इमीडिएट सेटलमेंट का बात कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर वो आपका ओवरऑल सेटलमेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका इनिशियल सेटलमेंट आपका क्या है, सॉरी इमीडिएट सेटलमेंट, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ होता है, ठीक है। लेकिन हम इसकी बात करें क्या? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप इसका सेटलमेंट का बात कर रहे हैं, सेटलमेंट इन क्ले। अब सेटलमेंट इन क्ले का फॉर्मूला क्या था? सपोज एस एफ इन बाय एस पी, ये आपका फुटिंग, ये प्लेट, एस एफ बाय एस पी इज इक्वल टू बी एफ बाय बी पी, ब्रैकेट, ये यहाँ पर बी पी आएगा, बी पी बाय बी एफ, यहाँ पर +0.3 आ जाएगा, ये +0.3 आ जाएगा, ये ओवरऑल इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था। ये आपका प्लेट का क्या है, प्लेट का सेटलमेंट और प्लेट का विड्थ, सपोज वो कांस्टेंट है, प्लेट लोड टेस्ट है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो एस एफ किस पे डिपेंड कर रहा है? बी एफ, ये बी एफ विड्थ ऑफ द प्लेट पे डिपेंड कर रहा है। अब डायरेक्टली कि इन्वर्सली ये निकालना है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, अगर स्मॉलर विड्थ होगा तो आपका लोअर सेटलमेंट होगा, ठीक है। तो एस एफ ये आपका कांस्टेंट है, एस पी, पी पी वाला टर्म कांस्टेंट है, एस पी। तो अब इसके क्या लिख सकते हैं, एस एफ इज प्रपोर्शनल टू, स्क्वायर तो बाहर है, तो आपका बी एफ, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो आपका एस एफ इज प्रपोर्शनल टू बी एफ बाय बी एफ प्लस 0.3, ये हो गया, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एस एफ बाय एस पी क्या था, एस एफ बाय एस पी इज इक्वल टू बी एफ बाय बी पी प्लस 0.3 बाय बी एफ, सॉरी ये बी एफ प्लस 0.3 इसका होल स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पर बी पी बाय
bp प्लस 0.3 ये आपका कांस्टेंट है, इसको हटा दिए, bp को हटा दिए, बचा क्या bf बाई bf प्लस 0.3। अब ये bf को बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़ेगा कि कम होगा, ठीक है इसको देखते हैं। तो ये सिर्फ देखते हैं bf बाय इसको अलग से देखते हैं हम, sf इज प्रोपोर्शनल टू bf बाय bf प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब ये देखते हैं कि bf बढ़ाएंगे तो होल टर्म बढ़ेगा कि कम होगा, ये बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, ये भी प्लस में तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, तो रिलेटिव कौन सा ज़्यादा बढ़ेगा, न्यूमरेटर कि डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व करते हैं, bf प्लस 0.3 माइनस 0.3, न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख देंगे bf प्लस 0.3, ये हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं, bf प्लस 0.3 बाई bf प्लस 0.3 माइनस 0.3 बाई bf प्लस 0.3। अब मैं एकदम आपको स्पून फूडिंग नहीं करूंगा, ठीक है, 1 माइनस 0.3 बाय bf प्लस 0.3, ठीक है ये हुआ। ये आप लिख सकते हैं SF इज प्रोपोर्शनल टू, इसको अलग अलग लिख दिए, BF प्लस 0.3 को एक साथ कर दिए, 0.3 को अलग कर दिए, ठीक है। अब अगर BF को इंक्रीज किए, BF को इंक्रीज किए, इसको इंक्रीज किए, ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल अगर ये डिक्रीज हो, ओवरऑल टर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो SF क्या हो जाएगा, वो भी आपका इंक्रीज होगा। मतलब क्या हुआ, BF इज प्रोपोर्शनल टू SF, BF को इंक्रीज करेंगे तो SF भी इंक्रीज होगा, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। देखो BF को रिड्यूस करेंगे तो सेटलमेंट रिड्यूस होना चाहिए, BF अगर नीचे हुआ गिरा तो ये वाला टर्म क्या होगा, BF रिड्यूस हुआ तो ये वाला क्या होगा, ये आपका भी रिड्यूस हुआ, ठीक है ये रिड्यूस हुआ, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हुआ तो वाला टर्म क्या हुआ, ये आपका डिक्रीज होगा, तो आपका BF डिक्रीज करने से SF भी आपका डिक्रीज हो गया। तो क्या बोल सकते हैं, BF इज प्रोपोर्शनल टू SF, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही बोला है यहाँ पर, ऑल अदर थिंग्स बीइंग द सेम इन फुटिंग ऑन सैंड, द फुटिंग विथ स्मॉलर विथ विल हैव लोअर सेटलमेंट, स्मॉलर विथ लोअर सेटलमेंट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट सेम प्रेशर इंटेंसिटी। सो 2 क्या हुआ, ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। ऑल्दो ये 1 मतलब एक एक पॉइंट है, लेकिन इसको कई लोग क्या है गो थ्रू कर देते हैं, आपको इसको एकदम बेसिक से समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1 होता है क्या, कोर्स का ऑलवेज लेस देन 1 होता है, लेकिन ई ऑफ फाइन सैंड क्या होता है, ई ऑफ फाइन सैंड ये आपका ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया, ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है, ये भी आपका फॉल्स है, तो फोर्थ क्या होना चाहिए, ये आपका ट्रू ही होगा ना, जब आपका 1 3 फॉल्स है। इन दोनों को तो पहले एलिमिनेट कर दी, क्यों, क्योंकि 1 फॉल्स है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई है, अब इसमें 3 को भी एलिमिनेट कर दी, 3 आपका फॉल्स है, तो ये भी हट गया, बच्चा कौन सा, ये वाला। सो फोर्थ भी ट्रू होना चाहिए, इसको देखते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ द embankment of anchored sheet piles, net moment at the anchored elevation is set to 0। अब anchored sheet piles हम पढ़े नहीं है, ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से, जरूरी नहीं आपको सभी पॉइंट्स पता हो, आपको ये पता है तो इससे सी टिक कर दो, ठीक है। ऑल्दो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर अ 3x3 pile group shown in the figure, the settlement of the pile group in a normally consolidated clay stratum having properties as shown in the figure। अच्छा लास्ट में हम बोले थे सेटलमेंट का 2 ही फॉर्मूला था, सेटलमेंट का एक और फॉर्मूला था H0 CC 1 प्लस E0 आपका log ऑफ 10 सिग्मा डैश नॉट प्लस चेंज इन सिग्मा डैश प्लस आपका सिग्मा डैश नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला भूल गया था, लेकिन इसमें विड्थ का कहीं नहीं है तो इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। विड्थ ऑफ द फुटिंग से कोई लेना देना नहीं था इसमें, ठीक है, ओके। अब इसमें पूछा गया है कि आपको सेटलमेंट ऑफ पाइल ग्रुप निकालना है, तो सेटलमेंट किससे निकालते हैं, हम इससे निकालते हैं, प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, इक्वल टू आएगा। ऑल्दो सेटलमेंट का एक इमीडिएट फॉर्मूला था, इमीडिएट तो बोला नहीं गया है, एक क्या था विथ रिलेशन टू प्लेट बोला गया था, जो हम लास्ट क्लास में पढ़े, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में पढ़े, है ना, लास्ट क्वेश्चन में विथ रिलेशन टू SF बाय SP उससे पढ़े, लेकिन इसके लिए हम SP का पता रहना चाहिए। प्लेट का कुछ बोल रहा है क्या, प्लेट लोड टेस्ट कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको सेटलमेंट कैसे मिलेगा, इससे मिलेगा, ठीक है। अब आपको CC पता है क्या, CC यहाँ पर गिवन है, अगर सपोज आपको ये पता नहीं चल रहा ना, इस फॉर्मूले से यहाँ पर क्वेश्चन में CC दिया है, तुरंत क्लिक करना चाहिए, CC कहाँ पर आता है आपका, ये आपका CC है ना। E0 भी दिया है, H0 क्या है, H0 कहाँ से कहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे क्या, ठीक है आगे देखते हैं। सिग्मा डैश नॉट क्या, इनिशियल स्ट्रेस हो गया, इनिशियल स्ट्रेस लेकिन कौन सा लेवल पे, H0 जो भी H0 होगा उसका हाफ लेते हैं, तो H0 अगर पूरा हुआ तो इसका हाफ लेंगे, H0 ये हुआ तो पूरा इसका हाफ लेंगे, ठीक है। तो इसमें डिपेंड करेगा H0 क्या है, ठीक है। सिग्मा चेंज इन सिग्मा डैश, तो इसके कारण कितना चेंज हुआ है स्ट्रेस में, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले तो आप H0 निकालते हैं, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेज में कराऊंगा तो फिगर चलेगा, इसलिए मैं इसको मिटा के इसी फिगर में कंटिन्यू करूंगा। अब इसमें जो पाइल में आता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पाइल का एंड रहता है उसके L/3, इसका लेंथ कितना है, यहाँ से L नहीं लेंगे, यहाँ से L लेंगे जितना क्ले में है,
और ये वाला फॉर्मूला हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, आपका एस एस इज इक्वल टू सेटलमेंट इज इक्वल टू एच नॉट सी सी वन प्लस ई नॉट वाला लॉग ऑफ समथिंग, ये जो भी है, ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ करता है, सिर्फ क्ले में, तो आपका एनसीसी सॉइल है ना, क्ले है। तो आपका लोड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन पूरा लोड यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या, नहीं, लोड कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है, जो पाइल का एंड है ना वहाँ से L/3 ऊपर हो गया, तो ये L/3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2L/3, तो ये 2L/3, टॉप से 2L/3, बॉटम से 2L/3। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से होता है, ध्यान रखना, यहाँ से होता है, ठीक है। फिर से मिटा रहा हूँ, ये आपका ये L/3 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, L/3, लेकिन ये L/3 कितना है, ये आपका 5 है, तो ये कितना है, ये आपका 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो H नॉट होगा ना, H नॉट आपका ये वाला लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस ऊपर वाला लेंथ कितना है, ये आपका 12/3 है, डेट इज 2 इंटू 5/3, तो 2 इंटू 5/3, 10/3, 10/3 कितना होता है 3.33, तो 7 माइनस 3.333, तो इसको क्या बोल सकते हैं 3.667, ये आपका 3.667 मीटर क्या हो गया, ये आपका H नॉट हो गया, ठीक है। इसको अलग से लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी, ये H नॉट इज इक्वल टू 3.667 मीटर, ठीक है, हमें H नॉट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव इनिशियल स्ट्रेस चाहिए, कहाँ पर, ये आपका H नॉट हुआ ना, तो H नॉट के मिडिल में निकालते थे, मिडिल में मतलब आपका 3.667/2, लेकिन ये तो 3.667/2 तो इतना लेंथ हुआ ना, ये आपका H/2 है, H0/2, ये आपका H/2 है, तो हमें क्या चाहिए लेंथ, आपका यहाँ से यहाँ तक। अब ये लेंथ कितना है, आप 7 माइनस H/2 करेंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगा जहाँ पर आपको चाहिए, तो 7 माइनस H0/2, सॉरी H में बोल रहा हूँ H0/2, तो 7 माइनस 3.667/2, ये कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 5.17। आप कैलकुलेशन चेक करते जाना, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, 7 माइनस 3.667/2, सेकेंड, 7 माइनस 3.667/2, तो ये हो गया आपका 5.1665, ठीक है। तो हम 5.17 मीटर ले लिए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, आपका सिग्मा डैश नॉट, ये ध्यान रखना, सिग्मा डैश नॉट कहाँ पर निकालते हैं, H/2 पे, जहाँ पर जितने पे कंसोलिडेशन हो रहा है ना आपका, सिर्फ H नॉट पे होगा कंसोलिडेशन, तो H0/2। हम नॉर्मली क्या लेते थे, H नॉट पूरे क्ले का लेयर लेते थे वहाँ पर, लेकिन आपका कंसोलिडेशन में पूरा स्ट्रेस आपका इस लेवल पे आता था, लेकिन पूरा स्ट्रेस यहाँ पर आ रहा है क्या, नहीं, आपका ये पाइल में कहाँ से स्टार्ट होता है, बॉटम से L/3 या फिर टॉप से 2L/3, तो आपका H नॉट क्या हो जाएगा 7 माइनस 2L/3, ये आपका H नॉट हो गया, ठीक है। ये आपका H नॉट, तो उसको डिवाइड बाय 2 इस लेवल पे हमें निकालना है, ठीक है। तो सिग्मा डैश नॉट, अब यहाँ पर आपका सिग्मा डैश निकालना है, सिग्मा डैश नॉट, ये ध्यान रखना, यहाँ पर वाटर लेवल कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, तो अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाटर लेवल दिया ही नहीं है। और आपका पोर वाटर प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, वाटर लेवल के नीचे, ठीक है, तो वाटर लेवल दिया ही नहीं है, तो उसके नीचे कुछ होगा, हमें क्या लेना है, ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि दिया नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका ये कितना लेंथ है, ये हो गया आपका 5.17, सो 5.17 इंटू 20 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 51.7 इंटू 2, डेट इज आपका हो जाएगा 14, 1 उधर 3, 10, 103.4, ठीक है, ये हो जाएगा। आप एक बार चेक भी कर लेना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा डैश नॉट। अब क्या निकालना, चेंज इन स्ट्रेस ड्यू टू आपका एक्सटर्नल लोड। अब एक्सटर्नल लोड कितना लग रहा है 500, लेकिन हमें तो स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस क्या होता है Q/A। अब एरिया क्या लेंगे, आपका पाइल का एरिया लेंगे क्या, नहीं, आपका कहाँ पर एरिया लेंगे, हम जितने डेप्थ पे है ना, कितने डेप्थ पे है आपका 3.667/2 यहाँ पर है ना, ठीक है। इसको आपका एक सेकेंड, जहां पर आपका इनिशियल स्ट्रेस निकाले वहीं पर आपका चेंज इन स्ट्रेस निकालना है ड्यू टू 500 ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है। अब एक्सटर्नल लोड यहाँ पर आपका एरिया कितना लेंगे, आपका यहाँ से जो स्ट्रेस आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विड्थ हो जाएगा, विड्थ, और आपका स्क्वायर है ये, तो विड्थ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना लेंथ है, ये होता है b प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब b कितना है, b तो आपका इतना है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका b हो जाएगा, ठीक है, ये b, इसका b कितना हो जाएगा 2s प्लस d, ये आपका s हुआ, ये भी s हुआ, और ये एक्स्ट्रा d ये भी तो ऐड करेंगे ना, ये s हुआ, ये d/2 हुआ, ये भी s हुआ, ये d/2 हुआ, तो 2s प्लस d। लेकिन s कितना है, स्पेसिंग आपको 0.5 मीटर दिया है, तो 2 इंटू 0.5 डेट इज 1, d कितना दिया है आपको 200 mm, मीटर में करना है तो 0.2,
तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। ये आपका क्या हुआ, ये बी हुआ। अब जेड क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से आपका स्ट्रेस स्टार्ट होता है, तो टोटल आपका एच नॉट है, उसके मिडिल में लेना है एच नॉट बाई 2, तो ये हो जाएगा 500 बाई 1 + 2 प्लस एच नॉट बाई 2, डेट इज 3.667 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है, तो आपका स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी 0.5, यहाँ पर भी 0.5, यहाँ पर भी 0.5, यहाँ पर भी 0.5, आपका डायमीटर तो सेम ही है, तो ये आपका b + z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है आपका 54.34 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अब सभी हमको मिल गया, सभी चीज़ मिल गया, फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, इसको अलग से लिख देते हैं, सिग्मा डैश नॉट 103.4। ठीक है, सिग्मा डैश नॉट इज इक्वल टू 103.4 अलग से लिख लिया क्योंकि मेरे पास अलग से कैलकुलेट नहीं है, तो इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा एच नॉट कितना है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये कितना था आपका 3.667 इंटू सी कितना है आपका 0.027, 1 प्लस ई नॉट, कितना है, ई नॉट यहाँ पर 1.05, ये आपका लॉग। ठीक है, लॉग क्या था, सिग्मा डैश नॉट आपका इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, ओरिजिनल इफेक्टिव स्ट्रेस, ये कितना है, ये आपका है 54.34 प्लस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ये कितना है 103.4 बाय अगेन आपका इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस, सॉरी ये आपका चेंज है, ये आपका इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है। ठीक है, और यहाँ पर अगेन नीचे आपका इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस डेट इज 103.4, इसको कैलकुलेट करेंगे, सो ये आपका आ जाएगा 8.858 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8.858 mm, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर है, इसमें आपका डी, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इसमें कुछ कई टेक्स्ट बुक्स में मैंने देखा कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका वाटर लेवल यहाँ एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका जो गामा डैश था, सॉरी सिग्मा डैश नॉट था, वो 10 इंटू आपका इतना लेंथ ले रहे थे। ठीक है, लेकिन हमें वाटर लेवल दिया ही नहीं है, तो मैंने गामा सेट लेके किया। ठीक है, ऑब्वियस वैसे दोनों में नन ऑफ दीज आ रहा है, लेकिन आपका अप्रोच सही होना चाहिए। जब वहाँ पर वाटर टेबल दिया ही नहीं है, तो आप यहाँ पर इफेक्टिव कैसे ले सकते हैं, सॉरी गामा सबमर्ज्ड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैचिंग मॉड्यूलस ऑफ सबग्रिड, ये आप अभी नहीं पढ़े हैं, ये आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट में अच्छे से। रिलेटिव डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ेंगे। स्किन फ्रिक्शन एंड पॉइंट बेयरिंग, ये आप पढ़े हैं, स्किन फ्रिक्शन एंड पॉइंट बेयरिंग। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स वो भी नेक्स्ट दूसरे आपके किसी और टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं आता, आपका PQS नहीं आता, लेकिन आपको R तो पता है ना, R क्या होता है, स्किन फ्रिक्शन पॉइंट बियरिंग। ये किस में होता है, हम ये पाइल फाउंडेशन में पढ़े, इसमें कहीं पाइल फाउंडेशन आ रहा है क्या, ये आपका पाइल लोड टेस्ट है। ठीक है, तो R का क्या हो जाएगा 1, R का 1, सो या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, तो आप ऐसे ही शॉर्ट लिस्ट कर लिए, अगर 3 आपको नहीं पता तो ऐसे शॉर्ट लिस्ट करते हो। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ सबग्रिड, ये क्या होता है, ये आपका प्लेट लोड टेस्ट से निकलेगा। यहाँ पर प्लेट लोड टेस्ट है वो अलग है, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे वहाँ पर अच्छे से कि आपके प्लेट लोड टेस्ट मॉड्यूलस ऑफ सबग्रिड कैसे रिलेटेड है। तो आपका P क्या हुआ 3, ये आपका 3 हुआ, तो D होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से होते हैं। ठीक है, ये आपका Q का 4 हो गया। स्किन फ्रिक्शन तो आपका पाइल लोड टेस्ट हो गया। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स आपका प्रेशर मीटर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। जो भी आपका छोटा हुआ है वो आगे चैप्टर्स में, या तो इस चैप्टर इसके आगे चैप्टर्स में कुछ रिलेटिव डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, या जो छूटा है वो आपका ट्रांसपोर्ट या कहीं और कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड 5 के लिए आपका सेम डेटा है ना। अ ग्रुप ऑफ 16 पाइल्स ऑफ 10 मीटर लेंथ एंड 0.5 मीटर डायमीटर इज इंस्टॉल्ड इन अ 10 मीटर थिक स्टिफ क्ले के अंदर इंस्टॉल्ड है। क्ले लेयर अंडर लेन बाय रॉक, उसके नीचे क्या है आपका रॉक है, मतलब क्या है हार्ड स्ट्रेटम है। ठीक है, द पाइल सॉइल अडहेशन फैक्टर इज 0.4, मतलब ये क्या है, ये आपका अल्फा है। एवरेज shear strength of the soil on the sides is 100 kPa, underhand shear strength of the soil on the base is also 100 kPa, मतलब ये आपका सॉइल है, यहाँ पर आपका हार्ड स्ट्रेटम है, इसका डेप्थ कितना है, ये आपका 10 मीटर है, 10 मीटर। अब यहाँ पर पाइल इंसर्ट किए, ये आपका पाइल इंसर्ट किए, कितने मीटर तक गया, ये आपका 10 मीटर तक गया है। कितने आपके 16 पाइल्स हैं। ठीक है, 16 पाइल्स, तो ये हो सकता है 4x4 से गया हो, मतलब 4 सामने 4x4 के मैट्रिक्स से। ठीक है, वैसे अरेंजमेंट हो, या कि कोई और अरेंजमेंट भी हो सकता है। ठीक है, हमें इतना फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तो ठीक है।
अब क्या बोला है, अल्फा इज इक्वल टू 0.4 है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डायमीटर कितना हो गया, डाया इज इक्वल टू 0.5 मीटर, लेंथ आपका 10 मीटर दिया, ठीक है। और कुछ दिया है क्या, ये आपका अल्फा, हाँ एवरेज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ऑन द साइड्स, साइड्स में क्या एवरेज शेयर स्ट्रेंथ, एवरेज शेयर स्ट्रेंथ क्या रहता है आपका, शेयर स्ट्रेंथ तो है एवरेज, मतलब ये पूरे पाइल के अलोंग है ना, पाइल के अलोंग शेयर स्ट्रेंथ आपका दिया है, लेकिन शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, सी प्लस सिग्मा 10 फाइ, यहाँ पर फाइ कितना है, ये आपका क्या है, क्ले है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। ये आपका अनडेंट भी बोला है ना, तो अनडेंट आपका जीरो हो जाएगा, है ना। अगर फाइ अगर नहीं दिया तो ये आपका अनडेंट ले लेंगे, तो आपका ये कितना हो, ये पूरा कैंसिल हो गया, मतलब एस इज इक्वल टू सी। तो आपका जो एवरेज शेयर स्ट्रेंथ क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका कोहेजन डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये कहीं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया रहता, एवरेज शेयर स्ट्रेंथ आपका कोहेजन होता है, आपका इनडायरेक्टली क्लेम में आपका कोहेजन हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना बोल रहा है, सी यू इज इक्वल टू 100 kPa, ये आपका एवरेज बोल रहा है अलॉन्ग द पाइल शाफ्ट एवरेज, ठीक है। अनडेंट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वाइल एट सॉइल एट बेस, अब आपका बेस में भी अनडेंट शेयर स्ट्रेंथ बोला है, तो यहाँ पर भी सी यू कितना हो जाएगा, ये आपका 100 kPa, मतलब आपका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है, बेस रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ अ सिंगल पाइल, ऑफ अ सिंगल पाइल। बेस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऑफ अ सिंगल पाइल, सबसे पहले तो इसका एरिया लिख दो, चाहे आपका क्ले है कि फ्रिक्शन पाइल है, सॉरी क्ले है कि सैंड है, जो भी हो। अब यहाँ पर क्या है, क्ले है और आपका बेस रेजिस्टेंस, क्ले में बेस रेजिस्टेंस क्या होता है, सी एन सी, सी एन सी, सी तो हमें पता है 100, एन सी पता है क्या, लेकिन हमें पता है कि 5 इक्वल टू 0 पे एन सी क्या होता है, ये आपका 9 हो जाता है, ठीक है, सभी वैल्यू पता चल गया। तो पाई बाय 4 इंटू 0.5 स्क्वायर इंटू, ये आपका 0.5 स्क्वायर इंटू 100 इंटू 9, ठीक है, ये हो गया 0.5 स्क्वायर कितना हो गया 0.25, 0.25 इंटू 100 25, 25 इंटू 9 आपका 250 माइनस 25, जैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 225 बाई पाई बाई 4, ये आपका इसको सॉल्व करोगे, सो ये आपका आ जाएगा 176.71, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, बाकी कैलकुलेटर तो ही, पूरा कैलकुलेटर से करोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता हो सकता है, जिसको जैसा करना हो, ठीक है, जिसकी जैसी श्रद्धा। भारत स्वतंत्र देश है ना, जिसको जैसा करना हो वैसा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये है कि सही आंसर आना चाहिए। स्वतंत्रता का गलत फायदा मत उठाना, स्वतंत्रता है लेकिन सही चीज़ करना है, सही आंसर लाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming 100% efficiency the group side resistance is, अब 100% efficiency बोला है, ठीक है। अब आपका efficiency का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, तो आपका efficiency का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू क्यू जी बाय एन इंटू क्यू आई इंटू 100, ठीक है। 100 को इग्नोर करता है, 100% मतलब ये 1 ले लेते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, ग्रुप जो आपका क्यू जी है डेट इज टोटल ग्रुप कैपेसिटी इज इक्वल टू एन इंटू क्यू आई, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी निकालेंगे ना, कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल इंटू एन करेंगे तो आपका ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि क्यू जी क्या है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल भी होता है और बेस्ड ऑन क्या होता है, बेस्ड ऑन ब्लॉक भी रहता है। तो क्यू जी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू क्यू आई सेम रहता है, ग्रुप का तो अलग ही रहता है, तो इन दोनों में जो मिनिमम है वो उसका इक्वल रहता है, तो ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल है ना, इतना कंफ्यूज मत हो ना, जब भी आपका एफिशिएंसी का सेम रहता है ना, तो ये ध्यान रखना इंडिविजुअल और आपका ग्रुप दोनों आपका सेम रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। बेस्ड ऑन ब्लॉक शेयर फेलियर और बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फेलियर दोनों आपका इक्वल रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑल्दो एक इक्वल रहेगा, फिर ये ग्रुप कैसे निकालेंगे, ये ग्रुप का आपका ब्लॉक, चाहे ब्लॉक से निकालो इंडिविजुअल से निकालो, इंडिविजुअल तो ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो आपका ब्लॉक शेयर फिर दोनों जहाँ से भी निकालोगे आपका सब सेम रहेगा 100% में, ठीक है। तो मैं ग्रुप नहीं निकाल के आपका इंडिविजुअल निकाल देता हूँ, ठीक है। आपको ग्रुप निकालना है तो ग्रुप निकाल सकते हो, ग्रुप के लिए फिर अलग रहेगा। तो आपका ये क्ले है, क्ले के केस में आप अब ये याद रखना है, ग्रुप साइड रेजिस्टेंस निकालना है, ग्रुप साइड रेजिस्टेंस, सिर्फ साइड रेजिस्टेंस निकालना है, एंड रेजिस्टेंस नहीं निकालना है। अब आपका साइड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा सी यू इंटू पाई डी एल, ये किस में रहता है, आपका कर्व सरफेस तो रहेगा साइड रेजिस्टेंस में, क्ले के केस में अल्फा सी यू रह जाता है, ठीक है। अगर आपको ग्रुप से निकालना है तो आपको पैरामीटर इंटू एरिया लेना पड़ेगा, उसके लिए क्या आपको स्पेसिंग और ये सब पता रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट दिया है क्या, कोई अरेंजमेंट नहीं दिया, स्पेसिंग या आपका कितने का अरेंजमेंट है, हमने तो एज्यूम कर लिया 4x4 के अरेंजमेंट में, ठीक है। तो हम ये आपका इंडिविजुअल निकालते हैं, तो ये किससे है, ये आपका सिंगल पाइल है, तो इंटू 16 करोगे तो एक ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप साइड रेजिस्टेंस, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं 16 इंटू अल्फा कितना दिया है, अल्फा यहाँ दिया है क्या 0.4, ठीक है, सॉलिड एडिशन फैक्टर ये आपका 0.4, सी यू आपका 100 दिया है, पाई तो आपको पता ही है, डी कितना है आपका, डी है आपका 0.5, ओके, और ये आपका है 10, ठीक है। तो 16 इंटू 40 इंटू पाई इंटू 5, ये आपका फॉर्मूला हो गया। 16 इंटू 5 कितना हो गया 80 इंटू 40 इंटू पाई, ये कितना हो गया 3200 इंटू पाई। इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना आ रहा है, ये 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 9000 से ज़्यादा ही आएगा, 3 इंटू
3 इंटू 3 9000, लेकिन 3.14 है ना, 3200 है, तो ये आपका कितना है, इंटू 3 में 9600 समथिंग हो जाएगा। लेकिन इंटू 3 उससे भी ज़्यादा होगा ना, उससे ज़्यादा जस्ट ज़्यादा क्या है, एग्जैक्टली 10,000 नहीं होगा आपका, ये कुछ होगा, सॉल्व करके देख लेना, ये आपका सी आर है। अप्रॉक्स इन दोनों से कुछ होगा, एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो आपका 10053.1 किलो न्यूटन आ रहा है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। जितना आप पास ले जा सकते हो ले जाओ, इसके बाद आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, फॉर अ सॉइल ग्रुप profile shown in the figure below, the minimum number of precast concrete piles of 300 mm diameter required to safely carry the load for a given factor of safety 2.5 assuming 100% efficiency of the pile group। अब क्या बोला है कि इसमें लोड लग रहा है, आपका 100% एफिशिएंसी ऑफ द पाइल ग्रुप है, मतलब क्यू जी इज इक्वल टू एन इंटू क्यू आई है, ठीक है। ये तो हम पिछले केस में पढ़े, ठीक है। अब ग्रुप्स कैपेसिटी आप दोनों में से निकाल सकते हो, या तो क्यू जी बेस्ड ऑन ग्रुप या तो इंडिविजुअल। अब ग्रुप निकालने के लिए आपको पूरा स्पेसिंग पता रहना चाहिए, स्पेसिंग दिया है क्या नहीं दिया है, तो आप इससे यूज़ नहीं करोगे, आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। इससे क्या मिलेगा हमें, अल्टीमेट क्यू एन इंटू क्यू आई, इससे आपका अल्टीमेट मिलेगा। लेकिन आपको 5000 क्या है, ये तो आपका सेफ है ना, कितना लोड लगा रहे हो, क्यू अल्टीमेट लगाते हो क्या, नहीं, आपका ये बॉर्डर लाइन रहता है, इसके थोड़ा सा ऊपर आ जाते तो फेल हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, तो क्यू सेफ रहता है क्यू यू बाय एफ, क्यू यू बाई एफ। और ये आपका क्यू एस क्या है, क्यू सेफ, ये आपका 5000 किलो न्यूटन दिया है, ठीक है। सो इसमें क्या कर सकते हैं, 5000 किलो न्यूटन इज इक्वल टू आपका क्यू यू बाई एफ। अब क्यू यू क्या है, एन इंटू क्यू आई, यहाँ पर एन कर देते हैं, ठीक है। अब क्यू आई क्या है, यहाँ पर आपका ड्यू टू एंड बियरिंग भी होगा, स्टिफ क्ले, और आपका ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। अब आप कौन सा केस है, ये आपका स्टिफ क्ले, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी कितना है आपका, डायमीटर आपको गिवन है 300 mm, तो ये हो गया 0.3 स्क्वायर इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू सी एन सी। अब सी कितना है, ये आपको 150 दिया है। अब यहाँ पर बेस का लेना है, ध्यान रखना, यहाँ पर एवरेज शेयर स्ट्रेंथ 100 है, लेकिन बेस के केस में 150 है, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू सी एन सी 150 इंटू एन सी क्या है, यहाँ पर क्ले सी 5 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया 9, ठीक है। यहाँ पर बड़ा यहाँ पर भी कर देते प्लस, ये क्या एंड बियरिंग के लिए। अब फ्रिक्शन के लिए क्या हो जाएगा, पाई डी एल, पाई कितना है आपका 0.3 इंटू सॉरी पाए, ये पाए डी इंटू एल कितना है, पाई डी एल इंटू क्या हुआ अल्फा सी, अल्फा कितना दिया है आपका 0.57 इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये होल ब्रैकेट में, ये आपको पूरा क्वेश्चन में गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। एफ क्या है, ये आपका 2.5, हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स, ये नंबर ऑफ पाइल्स निकालना है। यहाँ पर क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स फॉर प्रीकास्ट कॉन्क्रीट पाइल, मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स निकालना है। तो इसमें आप जाएंगे तो इससे सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 19.75, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट आपका 20 पाइल्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका 20 इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये ध्यान रखना, यहाँ पर n 19.75 है तो 19 से कम नहीं लेंगे, 19 से कम लेंगे तो क्यू सेफ क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, हमें कम से कम 5000 चाहिए, तो हमें बढ़ा के करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया छोड़ दो, 19.75 सबसे ज़्यादा पास क्या है 20, ऑप्शन में क्या है 20, ये मार के आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगेन ये आपका मैचिंग, ये हम किसी अलग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ आपका जियोटेक से कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका कॉन्स्टेंट हेड, ये आपका जियोटेक का, ये भी आप सॉरी जियोटेक के ही हैं, लेकिन दूसरे चैप्टर्स के, तो ये किसी और चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करें, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट सी से 2 आ रहा है, कोर्स ग्रेन भी आ रहा है और आपका क्ले भी आ रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कांस्टेंट हेड्स का अपोजिट क्या है, फॉलिंग हेड, फॉलिंग हेड का आपका एक तो आपका क्ले रहता है, सैंड रहता है, सी से आपका क्ले आ रहा है, एफ से कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो सी से अगर कोर्स सैंड लेंगे तो एफ से क्या हो जाएगा, फॉलिंग हेड में यहाँ पर फाइन सैंड आ जाएगा, तो ये इससे ध्यान रखना। कांस्टेंट हेड से क्या होता है, कोर्स ग्रेन्ड, और फॉलिंग हेड से फाइन ग्रेन्ड, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड में क्या आ जाता है आपका, इसमें आ जाएगा आपका पाइल फाउंडेशन तो नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, क्ले सॉइल कोर्स ग्रेन्ड में नहीं आता, सैंड आता है आपका कोर्स ग्रेन्ड में, ध्यान रखना, तो ये आपका कोर्स ग्रेन्ड, ठीक है, ओके। और फाइन ग्रेन में आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर है कंसोलिडेशन, फाइन ग्रेन इसमें पूछा ही नहीं गया है, फॉलिंग हेड तो उसका हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। फिर आपका कंसोलिडेशन टेस्ट किस में होता है, ये आपका क्ले में ही होता है, सिर्फ क्ले में, सो इसका पहले का फोर्थ दूसरे का 3, 4-3 किस में है, 4-3 अभी तक यहीं पर है, मतलब ए होना चाहिए, आगे चेक करते हैं। पिक्नोमीटर टेस्ट से क्या मिलता है हमें, या तो वाटर कंटेंट या आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला W2 - W1 बाय W2 - W1 माइनस W3 - W4, ये आपको पता रहना चाहिए।
इंटू जी माइनस वन बाई जी माइनस वन, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला था, आप चेक कर लेना, पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। जी का W2 माइनस W1 बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला था, ठीक है, याद रहना चाहिए पूरा। याद नहीं है मतलब आप रिवाइज ढंग से नहीं कर रहे हो। तो इससे में क्या है, ये आपका पाइल फाउंडेशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो पिक्नोमीटर का क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो गया। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किस में होता है, आपका पाइल फाउंडेशन बचा कौन सा है, पाइल फाउंडेशन, तो ये आपका 1 हो गया। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ultimate capacity, ultimate मतलब QU in kilonewton of the pile group shown in the figure assuming the group fail is a single block। अभी फेल कैसे हो रहा है, ब्लॉक से फेल हो रहा है, एफिशिएंसी 100% नहीं बोल रहा है, एफिशिएंसी 100% मतलब n इंटू क्यू आई से निकाल सकते थे, क्यू आई मतलब बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पाइल फेलियर, लेकिन ये क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन आपका ब्लॉक फेलियर हो रहा है, ब्लॉक फेलियर। तो ब्लॉक फेलियर क्यू यू इज इक्वल टू, अब ये किस में, क्ले में, तो सबसे पहले एरिया है ना, एरिया इंटू आपका, ठीक है, एरिया हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया सी एन सी, ये हो गया, प्लस आपका कर्व सरफेस एरिया, तो इसको ए एस लिख देते हैं, स्किन एरिया इंटू आपका अल्फा सी। लेकिन आपका जब भी ब्लॉक रहता है ना क्ले के केस में, ये क्या हो जाता है, ये आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा ए एल सी एन सी प्लस ए एस सी, ये हो गया, ठीक है। अब ए एल क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ ए एल, ठीक है, ए एल ही रहने देते हैं, ये ए सॉरी एरिया ऑफ ए बी लिखना चाहिए था, ठीक है। ए बी क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बी नॉट इंटू एल नॉट। अब बी नॉट क्या है, ये आपका एस, ये डी बाई टू और ये डी बाई टू मतलब एस प्लस डी, एस प्लस डी हो गया। और आपका पीछे कितना होगा, ये भी आपका एस प्लस डी ही होगा ना, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी डी बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर भी डी बाई टू हो जाएगा, तो एस प्लस डी, एस प्लस डी कितना हो रहा है आपका 1.2 प्लस डायमीटर कितना दिया है यहाँ पर, डायमीटर 0.4, ठीक है, ये आपका 0.4 डेट इज 1.6। तो ये आपका क्या हुआ, बी नॉट हो गया, एल नॉट भी आपका सेम 1.6 क्योंकि आपका स्क्वायर है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। और आपका ए एस क्या हो जाएगा, ए एस, अब आपका पेरीमीटर क्या है, पैरामीटर इंटू एरिया, पैरामीटर लिए पूरे का पैरामीटर इंटू एरिया ले लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, पैरामीटर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर बी नॉट प्लस एल नॉट प्लस बी नॉट प्लस एल नॉट, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू बी नॉट प्लस एल नॉट इंटू एल। अब ये एल नॉट क्या है, लेंथ आपका ये 1.2 वाला है, लेंथ बिटवीन द पाइल्स है ना, लेकिन ये एल क्या है, ये एल क्या है, ये आपका लेंथ ऑफ द पाइल है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बी नॉट और एल नॉट क्या है, दोनों सेम है, तो उसके जगह बी नॉट सब्सिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू बी नॉट, तो 4 इंटू बी नॉट क्या है 1.6 इंटू एल कितना है, एल है आपका 10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 डेट इज 64, ठीक है। ये पैरामीटर नहीं, ये आपका एरिया है, ये आपका पैरामीटर है, ये आपका लेंथ है, तो ये आपका 64 क्या हो गया, ए एस हो गया, ठीक है, ओके। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एरिया ऑफ बेस 1.6 इंटू 1.6, सी कितना दिया है यहाँ पर, सी यू 40 दिया है, एन सी 5 इक्वल टू 0 बोला है, तो 5 इक्वल टू 0 में एन सी कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया, ठीक है, ये हुआ, प्लस ए एस कितना है आपका 64, अल्फा इज इक्वल टू 1 रहता है क्ले के ब्लॉक शेयर में, सी इज इक्वल टू कितना है आपका 40, दोनों के केस में सेम है, चाहे आपका बॉटम में ले लो या आपका साइड में ले लो, ठीक है, क्योंकि अलग से स्पेसिफाई भी नहीं किया है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है आपका 3481.6 किलो न्यूटन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आप ये चेक करते जाना, ठीक है, वैसे मैंने अलग से कैलकुलेट किया ही है, लेकिन आप भी चेक करते जाना, ठीक है, चेक करोगे तो आपका कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन किससे करना है, वो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना है, सो उससे करते जाना, ठीक है, चेक भी होते जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइल ऑफ 0.50 मीटर डायमीटर एंड लेंथ 10 मीटर इज एम्बेडेड इन अ डिपॉजिट ऑफ क्ले, क्ले में एम्बेडेड है और उसका डायमीटर और लेंथ दिया है। द अनड्रेन्ड शेयर पैरामीटर्स, शेयर पैरामीटर्स बोला है, शेयर स्ट्रेंथ भी नहीं बोला है, शेयर पैरामीटर्स क्या है CN5 ऑफ द क्ले आर कोजन, कोजन का दिया है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ये क्या है 0 डिग्री। द स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी ऑफ अ पाइल फॉर एन एडिशन फैक्टर ऑफ 0.6, स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी पूछा गया है, स्किन फ्रिक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, स्किन फ्रिक्शन QS इज इक्वल टू एफ एस इंटू ए एस, एफ एस क्या होता है आपका क्ले में अल्फा इंटू सी, ठीक है, ए एस क्या है पाई डी एल, ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी को सी यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन कितना है 0.6, सी यू कितना है आपका 60 इंटू पाई इंटू डाया आपका कितना है 0.5, एल कितना है आपका 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, ये 0 इससे कट गया, तो 6 इंटू 6 36 इंटू पाई इंटू ये आप कितना हो गया, ये आपका 5,
36 इंटू 5 360/2 हो जाता है, तो 180 पाई, ये हो गया। अब इसको हो गया, ये आपका सॉल्व कर लो। 180 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 180 इंटू 3 ये होगा आपका 440, मतलब 440 से कुछ ज़्यादा होगा, 540 से कुछ ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो सकता है 565। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है, आपका 565.48 ये आपका आ रहा है। टाइम नहीं है तो 180 इंटू 3 कर दो, अप्रॉक्स देखो कौन सा आ रहा है, तो ये आपका लगा के आ जाओ। सो ये आपका बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अ प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल इज ड्रिवन विथ अ 50 किलोमीटर हैमर। ड्रिवन बोला है, ड्रिवन किस में करेंगे, या तो शेक करके या तो हैमर से, है ना। मतलब कौन सा सैंड हो गया, कौन सा सॉइल हो गया, आपका सैंड हो गया। क्ले में तो ड्रिवन कर ही नहीं सकते। विथ अ 50 किलोमीटर हैमर, अब हैमर बोल दिया, हैमर के कौन से फॉर्मूले थे, इंजीनियर्स फॉर्मूला और आपका मॉडिफाइड हाइलिस फॉर्मूला। फॉर्मूले का नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, चेक कर लेना, फॉर्मूले का नाम कभी पूछता नहीं है। ठीक है, 50 किलोमीटर हैमर फॉलिंग थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर विथ एन एफिशिएंसी ऑफ 0.6। अब ये क्या बोला, एक पाइल है, इसमें हैमर आपका गिरा रहे हैं। हैमर का वेट कितना है, ये आपका 50 किलो न्यूटन। कितने हाइट से गिरा रहे हैं, आपका 1 मीटर। ठीक है, ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसका एफिशिएंसी, ये नहीं बोला है एफिशिएंसी ऑफ हैमर है, ये एफिशिएंसी ऑफ ब्लो है, क्या नहीं बोला, सिर्फ एफिशिएंसी बोला है। ठीक है, द सेट वैल्यू ऑब्जर्व्ड इज 4 mm पर ब्लो। सेट वैल्यू इज ऑब्जर्व्ड इज 4 mm पर ब्लो, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 4 mm हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 0.004 मीटर या फिर आपका 0.4 सेंटीमीटर, जिसमें लेना चाहे। ठीक है, जिसमें आप लेना चाहें। अब क्या है, एंड द कंबाइंड टेम्परेरी कंप्रेशन ऑफ द पाइल। कंबाइंड टेम्परेरी, कंबाइंड बोला है ऑफ पाइल कुशन एंड ग्राउंड, पाइल कुशन एंड ग्राउंड वो क्या है 6 mm। मतलब सी क्या, कैपिटल सी हो गया, मॉडिफाइड हार्मूला, मॉडिफाइड हाईली फॉर्मूला। क्यों मॉडिफाइड हाईली फॉर्मूला कहाँ से हो गया, इसको भी ये भी नहीं बोलता ना, तो ये मॉडिफाइड हाईली फॉर्मूला से बनता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंबाइंड टेम्परेरी कंप्रेशन बोला है। ये कहाँ पर आता है, ये आपका सिर्फ मॉडिफाइड हाईली फॉर्मूला में आता है, तो ये हो गया आपका 6 mm। ठीक है, द अल्टीमेट रेजिस्टेंस ऑफ द पाइल। अब हम फॉर्मूला पढ़े थे, क्यू एस इज इक्वल टू, मॉडिफाइड हाईली का फॉर्मूला लिखेंगे, क्यू एच efficiency of hammer by efficiency of blow by factor of safety, set value per blow plus आपका combined टेम्परेरी कोहेजन। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया नहीं है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से सेफ निकलता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू यू निकल जाएगा अल्टीमेट। तो आपको अल्टीमेट रेजिस्टेंस तो पूछा गया ना। ठीक है, एफ हटाते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेट कितना है, ये आपका 50 किलो न्यूटन। ये आपका हाइट कितना है, ये 1 मीटर। मीटर में रख रहे हैं तो बाकी चीज़ भी मीटर में रखना पड़ेगा, तभी आपका क्यू यू किलो न्यूटन में आएगा। ठीक है, अब आपका एफिशिएंसी ऑफ हैमर, एफिशिएंसी ऑफ ब्लो ये नहीं बोला है, डायरेक्ट एफिशिएंसी बोला है। तो ये क्या है, एफिशिएंसी ऑफ हैमर इनटू एफिशिएंसी ऑफ ब्लो, दोनों को पहले से मल्टीप्लाई करके दे चुका है। ठीक है, पहले से ही आपका काम शॉर्ट, आपका इजी हो गया। वो बाकी फॉर्मूला तो बहुत इजी है, यहाँ पर मीटर में करेंगे तो 0.004 प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, ये सी बाई 2 लिखना है ना, तो सी आपका एम मीटर में क्या लिखेंगे 0.006/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 0.6 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 30। ये 30 हो गया, डिवाइड बाय 0.006/2 0.003, तो ये क्या हो जाएगा 0.007, तो ये क्या हो जाएगा 30 1 2 3 30,000/7। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो 4 से जाएगा 220, फिर आपका 2, तो 42 समथिंग आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये कुछ मैच कर रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4285.7। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th एंड 12th आपका कंबाइंड है। एग्जामिन द टेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल प्रॉपर्टीज गिवन बिलो। ठीक है, द मैक्सिमम प्रेशर दैट कैन बी अप्लाइड विद अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 थ्रू कॉन्क्रीट ब्लॉक, थ्रू कॉन्क्रीट ब्लॉक। यहाँ पर कॉन्क्रीट ब्लॉक क्या है, ये आपका रिजिड स्टील बीम है, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, ये आपका पाइल है, ये आपका कॉन्क्रीट ब्लॉक है। तो ये क्या पूछा, मैक्सिमम प्रेशर थ्रू कॉन्क्रीट ब्लॉक, कॉन्क्रीट ब्लॉक से मैक्सिमम प्रेशर पूछा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ensuring no bearing capacity failure in soil using Terzaghi's bearing capacity equation। किससे निकालना है, Terzaghi's bearing capacity equation without considering the shape factor, depth factor, inclination factor। ये तीनों को एक्सक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, इसको कंसिडर ही नहीं करना है। डिटेल क्या दिया है आपका, फाई कितना 35 डिग्री, सी इज इक्वल टू 0, मतलब आपका कोजन लेस सॉइल है, गामा डब्ल्यू 10 है, कोजन लेस मतलब सैंड हो गया, एन गामा 40, एंगल ऑफ फ्रिक्शन 24 डिग्री, और आपका अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट डेट इज के 1.5, आपके डिटेल्स दिए है ना, और आपका
ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ दिया है, गामा सेट इधर दिया। जब भी गामा सेट इधर दिया रहता है ना, सॉरी गामा सेट दिया रहता है, आप चेक कर लेना ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है कि आपको मैक्सिमम प्रेशर कंक्रीट के कारण, तो टजागी का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। स्ट्रिप का लिखते हैं पहले, सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ठीक है। ये आपका स्ट्रिप का रहता है। अब सर्कुलर का 1.3, यहाँ पर 0.3 हो जाएगा, स्क्वायर का यहाँ पर 1.3 तो रहेगा, यहाँ पर 0.4 हो जाएगा, ठीक है। और आपका रेक्टेंगल का 1 प्लस 0.3 बी बाई एल, यहाँ पर 0.5 1 माइनस 0.2 बी बाई एल, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार और रिवाइज कर लेना, हो सकता है मैं गलत हूँ, है ना। सब फॉर्मूला मैं भी बोल सकता हूँ, ऐसा तो नहीं, मेरे को तो रिवाइज करना नहीं है ना, मेरे को इतना फोकस करना नहीं है, आपको रिवाइज करते जाना है, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। ये स्ट्रिप का है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 1.5 इंटू 1, ये क्या है, आपका लेंथ है, ये क्या है, विड्थ है। ये आपका हाइट तो इग्नोर करते हैं, लेंथ और विड्थ अलग अलग है, मतलब क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब आपका ये क्या है, सैंड है, सैंड में सी इज इक्वल टू 0 गिवन है, मतलब ये हट गया, ठीक है, ये तो हट गया। अब ये आपका सॉइल के कितना अंदर है, बिल्कुल सॉइल पे प्लेस्ड है, मतलब डी इज इक्वल टू 0, ये भी हट गया। बचा क्या, 0.5 गामा भी एन गामा, लेकिन ये आपका रेक्टेंगल है, ये तो स्ट्रिप में था ना, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, 0.5 गामा डैश, डैश कर लेंगे, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है, गामा डैश बी इंटू एन गामा 1 माइनस 0.2 बी बाई एल, ये हो गया, ठीक है। तो 0.5 इंटू गामा डैश कितना है आपका, ये है 18 माइनस 10, गामा ऑफ डब्ल्यू दिया है 10, तो 18 माइनस 10 डेट इज 8, इंटू बी कितना दिया है, बी आपका 1 मीटर है, तो 1 इंटू एन गामा आपका 40 दिया है, ठीक है, 40 इंटू 1 माइनस 0.2 बी बाई एल, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है आपका 46.219, ठीक है, 46.219, लेकिन इसमें एक भी आंसर नहीं है 46.219। सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है आपका, 60 वाला, तो 60 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे तो इतना डिफरेंस रहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसमें हो सकता है कहीं क्वेश्चन में कहीं गलत फॉर्म किया गया हो या कुछ मिस्टेक हुआ हो, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो इज क्लोजेस्ट है। कुछ कई बुक्स में मैंने देखा हूँ, चेक किया हूँ कि आपका मैं कुछ गलत सॉल्व कर रहा हूँ या क्या, तो उसमें 60 लिया गया, लेकिन वहाँ पर एक अलग चीज़ किया गया है कि आपका ये आपका 0.5 ये आपका स्टेप लेके चल रहा है, तो ये इग्नोर कर दिया ये टर्म, लेकिन आपका रेक्टेंगल है तो ये आपका इग्नोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आपका ये आ जाएगा, तो 60 kPa, आपका 46 आ रहा है। अगर इसको इग्नोर भी कर दोगे ना, सपोज 0.5 गामा डैश बी एन गामा ये लेके कर रहे हो, इससे आपका आंसर आ रहा है 53.33, ठीक है, वो भी आपका नहीं है, तो वो भी क्लोजेस्ट 60 आ रहा है, तो मैंने और थोड़ा रिफाइन कर दिया 1 माइनस 0.2 बी बाई एल, ये आपका आना चाहिए था रेक्टेंगल में, इससे क्या आंसर है 46.219, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल थ्रू स्किन फ्रिक्शन वाइल पुलिंग आउट द पॉइल फ्रॉम द ग्राउंड इज, मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, ये आपका पाइल है ना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, लेकिन पुल आउट कर रहे हैं, मतलब इसको अगर खींचेंगे ना, इसको ऊपर खींच रहे हैं, तो कितना रेजिस्टेंस होगा, ऊपर खींचेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ से आपका एंड बियरिंग का कुछ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, एंड बियरिंग का कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो इसको रेजिस्ट कौन सा करेगा, ये आपका स्किन फ्रिक्शन रेजिस्ट करेगा, ठीक है। ये 5 मीटर है, ध्यान रखना। अब स्किन फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख देते हैं। अब यहाँ पर पुल आउट है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेट भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेट को कंसिडर नहीं करें, ठीक है। वेट का कोई दिया नहीं है ना, या तो उसका कंक्रीट का क्या देना था, या तो डेंसिटी देना था, या कुछ चीज़ देना था, तो कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ये हम इग्नोर करेंगे। तो वाइल पुलिंग आउट द पॉइल, तो इसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो आपका स्किन फ्रिक्शन के कारण होगा। सो क्यू एफ इज इक्वल टू पाई डी एल इंटू, ये आपका सैंड है, कोहेजन लेस सॉइल है, सैंड है, तो इसमें क्या होता है, सिग्मा डैश ए टेन ऑफ डेल, सिग्मा डैश है एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, 5 मीटर का लेंथ था, गामा सेट कितना था, ये आपका 18 था, वाटर टेबल ऊपर था, ठीक है, वाटर टेबल ऊपर था ना वाटर टेबल, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है, मतलब क्या करेंगे, आपका सिग्मा डैश तो इफेक्टिव, तो गामा डैश लेंगे, गामा डैश कितना होगा 18 माइनस 10 डेट इज 8, ठीक है। अब इसका इफेक्टिव स्ट्रेस बनाते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, तो ये तो ऊपर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 डेट इज 40, ठीक है, ये 40। अब एवरेज क्या हो जाएगा 0 प्लस 40/2, क्योंकि लीनियरली चेंज हो रहा है ना, तो 0 प्लस 40/2, 0 प्लस 40/2 मतलब यहाँ पर बीच पे कितना है 0 प्लस 40/2 डेट इज 20, ये आपका 20 है, बीच में हमेशा नहीं रहता क्योंकि लीनियर चेंज हो रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं एवरेज अफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देते, पाई आपको पता ही है, डी कितना है, डी आपको 0.5 दिया है, एल आपका 5 मीटर है, के क्या है, के आपको 1.5 है, लेटरल अर्थ प्रेशर यहाँ आपका के आपको 1.5 दिया है, ठीक है।
एवरेज अफेक्टिव स्ट्रेस 20 हुआ, 10 डेल, डेल अभी निकालें ना, डेल इज इक्वल टू, सॉरी डेल गिवन है 24 डिग्री, सो 10 ऑफ 24 डिग्रीज, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 104.9 किलो न्यूटन। सो आपको कौन सा आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन 13। The ultimate load capacity of a 10-meter long concrete pile of a square cross section is 500 mm into 500 mm driven in a homogeneous soil clay layer having undrained cohesion value। undrained cohesion value मतलब डायरेक्टली क्या है, ये आपका CU दिया है, ये कितना है 40 kPa इस 700 किलो न्यूटन, तो इसका CU दिया है आपका 700 किलो न्यूटन। कौन से केस में, जब इसका लेंथ क्या है 10 मीटर है और आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, उसका डायमेंशन क्या है 0.5 इंटू 0.5 मीटर, ठीक है। उसके केस में 700 किलो न्यूटन दिया है। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइल इज रिड्यूस टू 250 किलो न्यूटन, सॉरी 250 इंटू 250 mm, इसको रिड्यूस कर दे तो 0.25 इंटू 0.25 mm हो गया डायमेंशन, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द पाइल इज इंक्रीज टू 20 mm, लेंथ को 10 से 20 mm इंक्रीज कर दिया। द अल्टीमेट लोड कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी निकालना है, सो इसमें इसको क्या जरूरत, ठीक है। अल्टीमेट लोड कैपेसिटी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आपको क्या है, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू सी एन सी, तो सी एन सी इंटू एरिया ऑफ बेस डेट इज पाई बाई 4 डी स्क्वायर प्लस पाई डी एल, आपका क्ले में चल रहा है ना, ये आपका क्ले में चल रहा है, तो पाई डी एल इंटू अल्फा इंटू सी यू। तो आपको डी दिया है, आपको सी दिया है, सी कितना है आपका 40 है, फाइव इज इक्वल टू 0 पे सी यू कितना रहता है आपका 9 रहता है, ठीक है। पाई पता है, डी पता है, आपको लेंथ भी पता है, लेंथ कितना है 20 मीटर है ना। सी यू आपको 40, अल्फा नहीं पता, ये ध्यान रखना, अल्फा नहीं पता, तो अल्फा निकालना है पहले। जब तक अल्फा नहीं पता चलेगा तो आप कैसे निकालेंगे क्यू, तो क्या करेंगे, इस केस से हम अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्यू यू कितना है अपना 700, सी कितना दिया है 40, एन सी कितना होगा क्ले के केस में, क्ले के केस में जहाँ 5 इक्वल टू 0 9 पाई बाई 4, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर ये वाला लेंगे 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर प्लस इसको इधर ले लो, प्लस ये आपका पाई इंटू डी कितना हो जाएगा आपका 0.5, लेंथ कितना है आपका 10 मीटर, अल्फा नहीं पता, सी यू कितना है ये आपका 40। सो इस इक्वेशन से आपको अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना, अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 0.763 आपको अल्फा आ गया। अब आपको इसी फॉर्मूले में आपका नया केस सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्यू यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी एन सी डेट इज 40 इंटू 9 इंटू 0.25 का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस पाई इंटू डी इंटू एल इंटू अल्फा, अल्फा कितना निकाले हम 0.763, अल्फा सी डेट इज 0.763 इंटू 40, इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी, अल्टीमेट बोला है मतलब क्यू यू बोला है ना, सेफ रहता तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते, तो इस केस का आपका अल्टीमेट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, याद रहे 632.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 14th। अब है अ सिंगल अंडर रिम्ड, सिंगल बोला है, डबल नहीं है, सिंगल है ना। अच्छा, इसमें अंडर रिम 8 मीटर लॉन्ग आरसीसी पाइल शोन इन द जॉइनिंग फिगर वेइंग 20 किलो न्यूटन विथ 350 mm शाफ्ट डायमीटर एंड 750 mm अंडर रिम डायमीटर। तो ये आपका 350 mm, ये आपका 350 यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है, 350 mm शाफ्ट डायमीटर है, 750 mm अंडर रिम डायमीटर है ना। इसका डायमीटर आपका 750 है, दैट इज डायमीटर ऑफ अंडर रिम, ठीक है। ये आपका 750 mm या 0.75 मीटर। तो डायमीटर ऑफ बल्ब गिवन है 750, इज इंस्टॉल्ड विथ इन स्टिफ सैचुरेटेड सिल्टी क्ले, अनड्रेन्ड shear strength इज 50 kPa, अनड्रेन्ड shear strength, अगेन अनड्रेन्ड shear strength ये S, लेकिन ये क्या होता है C प्लस सिग्मा tan phi, phi इज इक्वल टू क्या है 0, सैचुरेटेड सिल्टी क्ले है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका CU हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या है CU, एडेशन फैक्टर इज 0.3 एंड एप्लीकेबल बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर इज 9, ये तो NC क्या, NC इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। आपका phi इज इक्वल टू 0 में NC क्या होता है 9 है, कोई नई बात नहीं है। To counterpart the impact of soil swelling on the structure constructed below, neglecting suction and contribution of under rim to the adhesive shaft capacity, what would be the estimated ultimate tensile capacity of the pile? अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी, सो टेंसाइल क्या कंप्रेशन के अच्छे से हम डिटेल आरसीसी में पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। टेंसाइल कैपेसिटी, अब अगर इसको खींचेंगे तो कुछ इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा है ना, तो क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा।
तो जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उतना ही टेंसाइल कैपेसिटी से खींच पाएंगे ना। सो ये हमें क्यू यू निकालना है, ठीक है। अब ये टेंसाइल कैपेसिटी किसके कारण होगा, ये तो स्किन फ्रिक्शन के कारण हो जाएगा, ये स्किन फ्रिक्शन, ये स्किन फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंड बियरिंग भी होगा, यहाँ पर एंड बियरिंग भी होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, मैंने थ्योरी लेक्चर्स में ये बोला था कि अंडर रिम का बल्ब, अंडर रिम का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया है। तो डबल रिम का भी अगर आ सकता है तो मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है, एंड में इसको भी कवर कर देंगे, ठीक है। अब ये स्किन फ्रिक्शन ड्यू टू ये लेंथ L माइनस दिस लेंथ, ये आपका स्किन फ्रिक्शन होगा, और एंड बियरिंग का आपका इसके कारण हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी QUT, अल्टीमेट टेंसाइल कैपेसिटी ये हो जाएगा आपका। लेकिन खींचेंगे तो आपको ये तो रेजिस्ट कर रहा है, इसका वेट भी रेजिस्ट करेगा ना, वेट भी तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सो इसका वेट कितना दिया है, वेट दिया है क्या यहाँ पर, वेइंग 20 किलोन्यूटन। सो 20 प्लस, अब दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा रहेगा एंड बियरिंग, ठीक है। दूसरा स्किन फ्रिक्शन भी लेता हूँ, जैसे लेना हो मैं यहाँ पर एंड बियरिंग ले लूँ। एंड बियरिंग का क्या हो जाएगा, सी एन सी इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा π/4, डी स्क्वायर होता है, लेकिन डी पूरा डायमीटर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ यहाँ पर रजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर। तो ये कितना है, कैपिटल डी बी माइनस स्मॉल डी, तो ये जाएगा डी बी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर कितना है 0.75 का स्क्वायर, माइनस ये कितना है आपका 0.35 का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ, प्लस आपका पाई डी एल, आपका स्किन फ्रिक्शन कहाँ है, यहाँ पर है ना। तो पाई डी तो हो गया, पाई स्मॉल डी, एक सेकेंड, पाई स्मॉल डी, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका एल माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा एल में तो नहीं होगा ना, यहाँ पर होगा, इंटू अल्फा सी, इंटू अल्फा सी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 20 प्लस सी कितना दिया है, अनडेंड आपका 50 दिया है, 50 इंटू 9 इंटू π/4 इंटू 0.75 स्क्वायर माइनस 0.35 स्क्वायर, सेम लिख देंगे है ना, 0.35 स्क्वायर, प्लस पाई इंटू डी कितना दिया 0.35 इंटू एल, एल कितना है 8 मीटर माइनस 0.4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 7.6 इंटू पाई डी लिया हो गया। अल्फा कितना दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 0.3, सी कितना दिया है आपका 50, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो इससे आंसर आ जाएगा आपका 300.796 किलो न्यूटन, तो अप्रॉक्सीमेटली 301 किलो न्यूटन हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इसका शॉर्ट में रहता है π/4, जब भी कैलकुलेट करेगा ना π/4 बार बार आते जाता है, तो π/4, पाई क्या होता है 3.14, 4 क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली 4 वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। अब इसको निकाल लो कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा 0.31 7 3 34 34 अगेन 8, तो ये आ जाएगा 0.785 तो π/4 इज इक्वल टू 0.785 लग लो। यहाँ पर जब भी कैलकुलेट करोगे ना 0.785 डायरेक्टली लिख देना, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आप डायरेक्टली कर लो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, अ सिंगल वर्टिकल फ्रिक्शन पाइल, सिंगल वर्टिकल फ्रिक्शन पाइल बोला है, ध्यान रखना, ऑफ डायमीटर 500 mm एंड लेंथ 20 mm, ये आपका डाया है, ये लेंथ है, इज सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल कंप्रेसिव लोड। सपोज ये आपका पहले पाइल बना देते हैं, ये आपका फ्रिक्शन पाइल है ना, ऑफ डायमीटर 500 mm एंड लेंथ 20 mm, डायमीटर आपका ये है 500 mm, दैट इज 0.5 मीटर, ठीक है। लेंथ बोला 20, तो ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ तक आपका सॉइल के अंदर कितना है, ये आपका 20 मीटर है। इस सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल कंप्रेसिव लोड, यहाँ पर कुछ वर्टिकल कंप्रेसिव लोड लग रहा है। द पाइल इज एम्बेडेड इन होमोजेनियस सैंडी स्ट्रेटम है, सैंडी स्ट्रेटम मतलब C इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। where angle of internal friction phi is equal to 30 degree, dry unit weight आपका 28 kilonewton per meter cube, angle of wall friction del is equal to 2π/3, considering coefficient of lateral pressure K is equal to 2.7 and the bearing capacity factor NQ is equal to 25, ultimate bearing capacity of the pile निकाला, ultimate bearing capacity of pile। so ultimate का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d square CNC, सॉरी CNC तो क्ले में आएगा, π/4 d square sigma dash V NQ plus pi dl सिग्मा डैश के इंटू सिग्मा डैश ए एन, सॉरी एन नहीं आएगा, टेन ऑफ डेल, ये हुआ। लेकिन ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन पाइल है, फ्रिक्शन पाइल में एंड बियरिंग के कारण क्या होगा, ये आपका जीरो होगा, तो रेजिस्ट कौन सा करेगा, ड्यू टू सिर्फ फ्रिक्शन, ये ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन यहीं पर गलत हो जाएगा। आपका एन क्यू भी दिया है यहाँ पर, तो वो आपको ट्रिक करने के लिए दिया है कि आप इसको लगाओ और आपका आंसर गलत आए। फ्रिक्शन पाइल एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स चले जाएगा, 2 मार्क्स इसका चले जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी चले जाएगा, है ना, नेगेटिव मार्किंग 2/3 या फिर -0.67, तो 2.67 मार्क्स तो यहीं चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ आपने फ्रिक्शन वर्ड का
सही से यूज़ नहीं किया, है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो क्यू यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू यू इज इक्वल टू हो गया आपका पाई डी एल के सिग्मा डैश ए इंटू टेन ऑफ डेल, ठीक है। पाई पता है, डी आपको पता है 50 mm तो 0.4, एल पता है आपको 20 मीटर, के पता है आपको 2.7, डेल आपको पता है 25/3, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 30/3 दैट इज 20 डिग्री, ये भी पता है। सिग्मा डैश ए निकालना है, आप ध्यान रखना, सिग्मा डैश ए आपका लेंथ कितना है, ये आपका 20 मीटर है ना। आपका ये सैचुरेट ड्राई दिया है, मतलब वाटर तो है ही नहीं, ठीक है। तो अफेक्टिव स्ट्रेस बनाएंगे, क्या होगा, ये आपका कुछ यहाँ से ऐसे बनेगा, ऊपर कितना है, ये आपका 0, नीचे कितना है आपका गामा डी कितना है आपका 20, लेंथ कितना है 20, तो 20 इंटू 20 डेट इज 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0 इंटू 20। तो सिग्मा डैश एवरेज निकालना है, तो 0 प्लस 400/2, 0 प्लस 400/2 डेट इज कितना हुआ 200। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूला, पाई इंटू 0.4 इंटू 20, के कितना है आपका, के आपको दिया है 2.7, सिग्मा डैश ए आपको गिवन है, सॉरी ये आपको कैलकुलेट किया 200 इंटू 10 ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, ये हुआ। तो इससे आपको इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 6174 किलो न्यूटन, ठीक है। सो वो इसके रेंज में है, सो 6174 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 16। अ पाइल ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज फुल्ली एम्बेडेड इन अ क्ले, ये आपका फिगर दिया है 0.4 मीटर है, ये आपका डायमीटर कितना है 0.4 मीटर, फुल्ली एम्बेडेड इन क्ले, पूरा आपका एम्बेडेड है क्ले में, हैविंग 5 लेयर्स ईच 5 मीटर थिक, ये आपका 5 लेयर्स है, ईच का डेप्थ 5 मीटर है, एज शोन इन द फिगर। एज्यूम कांस्टेंट यूनिट वेट ऑफ 18, कांस्टेंट यूनिट 18 है for all the layers using lambda method, lambda is equal to 0.15 for 25 meter embedded length and neglecting end bearing component, the ultimate pile capacity is, ultimate pile capacity हमें निकालना है, ठीक है। अब क्ले के केस में जब भी लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मीटर रहता है, तो आपका जो लैम्डा मेथड है वो बोलता है कि आपका जो अल्टीमेट जो आपको क्या पूछा गया है, सॉरी द अल्टीमेट पाइल कैपेसिटी आपका एंड बेरिंग में भी रहता है और पाइल फ्रिक्शन तो रहता ही है। तो पाइल फ्रिक्शन में ड्यू टू फ्रिक्शन तो रहता है, लेकिन इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर भी रहता है, ठीक है, इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। तो आपका इसका फॉर्मूला रहता है AB/FV प्लस AS/FS। तो इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर रहता है, तो वो कहाँ इफेक्ट करता है, FS में। सो FS इज इक्वल टू हो जाता है बाय लैम्डा मेथड, है ना, FS इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सिग्मा डैश V, मतलब इफेक्टिव ये आपका सिग्मा डैश A आना चाहिए, सॉरी सिग्मा डैश A, एवरेज इफेक्टिव एवरेज स्ट्रेस प्लस 2 इंटू CU बार, ये आपका एवरेज होना चाहिए, है ना, हर केस में अलग अलग है, ये तो आपका एवरेज होना चाहिए, एवरेज कोहेजन इंटू आपका, सॉरी ये आपका FS हो गया, है ना, ये आपका FS हो गया, ध्यान रखना, FS इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सिग्मा डैश A टू CU बार, ये आपका एवरेज। तो आपका एरिया ऑफ स्किन कर देंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया कर देंगे, तो ये आपका ड्यू टू स्किन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड बेयरिंग कैपेसिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सो ये इज इक्वल टू 0 हो गया। तो QU इज इक्वल टू हो जाएगा AS इंटू FS, तो ये क्या हो जाएगा पाई DL इंटू लैम्डा सिग्मा डैश A 2 इंटू CU। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई का D भी दिया, L भी दिया, लैम्डा भी आपको गिवन है 0.15, यहाँ पर प्लस है, सॉरी CU दिया है क्या, ये सबका 40 50 60 70 80, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, आपको ऐड करके देख लो, डिवाइड बाय 5 कर लो, तो 60 ही आएगा। क्यों, यहाँ से 10 कम, यहाँ से 10 ज़्यादा, यहाँ से 20 कम, यहाँ से 20 ज़्यादा, ठीक है, शॉर्टकट है, जैसे करना चाहो आप पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपको CU पता है, सिग्मा डैश A निकालना है, सिग्मा डैश A। अब इसका सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं, तो ये तो कॉमन ही है ना, सभी लेयर्स के लिए कॉमन है, तो क्या होगा, लीनियर कब बनेगा, यहाँ पर कितना होगा 0, यहाँ पर कितना होगा 18 इंटू 25, ये 18 इंटू 25 कितना हो रहा है आपका 180 प्लस 180 प्लस 5 दैट इज 90। आपको जैसा करना है डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये आपका सॉल्व कर लो, 180 360, 360 प्लस 90 ये हो जाता है आपका 450। दूसरा तरीका क्या है, 18 इंटू 25 को क्या लिख सकते हो 100/4, तो क्या हो गया 1800/4, इसको करोगे तो ये भी आपका 450 आएगा। आपको जैसे करना चाहो, ठीक है, जैसे करना चाहो कर सकते हो ये, लेकिन यहाँ पर आया, लेकिन हमें तो एवरेज चाहिए ना, एवरेज क्या होगा 0 प्लस 450/2, 0 प्लस 450/2
तो ये कितना हो जाएगा 225, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी आपको 0.4 गिवन है, एल आपका है 25 मीटर, लेमडा है 0.15, सिग्मा डैश है 225 प्लस सी यू कितना 2 इंटू सी यू बार डेट इज एवरेज 2 इंटू 60। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1625.77 किलो न्यूटन। सो इसके बीच में आ रहा है 20, 30, 25 आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है आपका इट इज़ प्रपोज टू ड्राइव एच पाइल्स, एच पाइल्स पता नहीं है क्या है, आपका पाइल्स का है, तो आगे सॉल्व करते हैं। टू अ डेप्थ ऑफ 7 मीटर टू अ कंस्ट्रक्शन साइट, 7 मीटर के अंदर पाइल डाला गया है। द एवरेज सरफेस एरिया ऑफ द एच पाइल इज 3 मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। पहले तो फॉर्म, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका पाइल बना दिया, पाइल का लेंथ क्या है, ये आपका 7 मीटर है। अब आपका एरिया कितना 3 मीटर स्क्वायर पर लेंथ, पर लेंथ का एरिया आपका 3 मीटर स्क्वायर है। एवरेज सरफेस एरिया, और कौन सा सरफेस आपका सरफेस एरिया है, ध्यान रखना, सरफेस एरिया आपका 3 मीटर स्क्वायर पर लेंथ का, पर मीटर लेंथ, 1 मीटर का एरिया कितना 3 मीटर स्क्वायर, है ना। द सॉइल एट द साइट इज होमोजीनियस सैंड, यहाँ पर क्या है सैंड, डेट इज फाई इज इक्वल टू सॉरी सी इज इक्वल टू 0, है ना। ओके, सैंड हैविंग अफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये आपका फाई हो गया। द ग्राउंड वाटर टेबल इज अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर बिलो द ग्राउंड, 2 मीटर बिलो द ग्राउंड, ये आपका इधर हुआ, ये आपका वाटर टेबल हो गया, ठीक है। ये आपका कितना है, ये आपका 5 मीटर, ये आपका 2 मीटर, ठीक है। द यूनिट वेट्स ऑफ द सॉइल अबव एंड बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल आर 16 एंड 19, यहाँ पर 16 है, ये 19 है। ये गामा सेट है क्योंकि वाटर टेबल है, ये आपका गामा पार्शली सबमर्ज, पार्शली सैचुरेटेड है, ठीक है। 16, 19 respectively. Assuming the earth lateral coefficient k is equal to 1.0 and angle of wall friction del is equal to 23 degree, the total axial frictional resistance in kilonewton up to 1 decimal place mobilized on the pile against driving is, अब आपका क्या निकालना है, एक्सियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल मतलब स्किन रेजिस्टेंस निकालना है, एन बियरिंग के हिसाब से नहीं निकालना है, ठीक है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका पाई डी एल के इंटू सिग्मा डैश ए टेन ऑफ 5, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मीटर में अलग है, ये आपका 5 मीटर में अलग है। 2 मीटर में क्या है आपका, ये ड्राई है, 5 मीटर में क्या है, ये आपका सैचुरेटेड है। तो इसको क्या है स्प्लिट कर देते हैं, ये आपका सपोज ए बी सी है, तो ए बी का अलग निकालेंगे, बी सी का अलग निकालेंगे, क्यों, सिग्मा डैश एवरेज भी लेना है ना। तो आपका यहाँ पर तो अलग बनेगा डायग्राम, यहाँ पर अलग बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गामा डैश बनेगा, यहाँ पर पार्शली सबमर्ज बनेगा, तो आपका सिग्मा डैश ए ऐसे नहीं निकल पाएगा, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो इसमें पहले कॉमन क्या आएगा, पाई कॉमन रहेगा, एल तो आपका यहाँ एक में 2 रहेगा, एक में 5 रहेगा, पाई डी कॉमन रहेगा, के कॉमन रहेगा, और आपका कुछ कॉमन रहेगा क्या, डेल आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई डी टेन ऑफ डेल, ये कॉमन आ गया। फिर यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर क्या कर्व्ड सरफेस एरिया पाई डी एल, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया आपको डायरेक्टली गिवन है 3 मीटर स्क्वायर पर लेंथ, तो ये क्या होगा, ये कॉमन नहीं लेंगे, इसको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि हमको डायमीटर दिया है, लेंथ तो दिया है, डायमीटर आपको नहीं दिया है ना। तो ये आप डायरेक्टली इससे निकालोगे, ठीक है, इसको कॉमन नहीं करते, पाई डी एल को ऐसे ही रहने देते। अब कॉमन क्या आएगा, के और डेल, के और 10 डेल एल आ जाएगा, सो के इंटू 10 डेल, और आपका एरिया इन ए बी इंटू सिग्मा डैश ए प्लस एरिया इन बी सी इन सिग्मा डैश उसका सिग्मा डैश ए, ठीक है। ये ए बी का और ये बी सी का सिग्मा डैश ए निकालना है, सिग्मा डैश ए निकालते। अब यहाँ पर शेयर स्ट्रेस डायग्राम या अफेक्टिव शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ तो 0 से स्टार्ट होगा, सपोज ये 0 लग देते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 डेट इज 32, यहाँ पर क्या है 19, तो 19 माइनस 10 करेंगे, 19 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ से आपका ये ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा, ये आपका 32 है, ये आपका हो जाएगा 19 माइनस कुछ गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा गामा डैश इज इक्वल टू 19 माइनस 9.81, तो ये हो जाएगा 9.19, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कुछ गलती हो, 9.91, ठीक है, 19, ठीक है, सेम वैल्यू आ रहा है। तो 19.30, अब यहाँ पर आ जाएगा 32 प्लस 19.19 इंटू 5, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 77.95। ये लीनियर लियन यहाँ पर स्लोप अलग है और यहाँ पर स्लोप अलग है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ का एवरेज क्या होगा, 0 प्लस 32/2 डेट इज 16, यहाँ का एवरेज क्या होगा 32 प्लस 77.95/2, यहाँ का एवरेज ये रहेगा,
एक में 16 है, एक में 32 प्लस 77.95/2। ठीक है, इसको अलग से लिखते हैं। आपका क्यू निकालना है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, के आपका अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, के क्या है 1 है, 10 डेल क्या है 10 ऑफ 23 डिग्री, ये दिया है। अब एरिया, एरिया ये ऊपर में क्या था 2 मीटर था, नीचे में 5 मीटर था, है ना। तो ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर है पर मीटर के लिए, लेकिन यहाँ तो 2 मीटर है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू सिग्मा डैश ए। सिग्मा डैश ए कितना आया था यहाँ पर 0 16 0 प्लस सॉरी 0 32 0 प्लस 32/2 डेट इज 16। ये आपका ड्यू टू ए बी हुआ, प्लस आपका बी सी का एरिया यहाँ पर आपका 2 मीटर स्क्वायर सॉरी 3 मीटर स्क्वायर पर मीटर है, यहाँ पर 5 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा 15 हो गया। ठीक है, प्लस सिग्मा डैश एरिया, सिग्मा डैश ए एवरेज यहाँ पर 32 था, यहाँ पर 77.95, दोनों का ऐड करो 32 प्लस 77.95/2, ये इनटू में है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका स्किन फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, वो आ रहा है आपका 390.78, लेकिन क्या बोला है अप टू 1 डेसिमल, तो ये हो जाएगा 390.8 किलो न्यूटन। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टू आइडेंटिकल कॉन्क्रीट पाइल्स हैविंग द प्लेन डायमेंशन 50 सेंटीमीटर इन 50 सेंटीमीटर आर ड्रिवन इनटू होमोजेनियस सैंडी लेयर एज शोन इन द फिगर। सैंडी लेयर है, मतलब आपका C इज इक्वल टू 0 है दोनों में, फाई आपका गिवन है। Consider the bearing capacity factors NQ for phi is equal to 30 degree as 24. If QP1 and QP2 represent the ultimate bearing capacity, ultimate point bearing ध्यान रखना, पॉइंट बियरिंग मतलब क्या है आपका फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ बियरिंग है। पॉइंट बियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द पाइल्स अंडर ड्राई एंड सबमर्ज, ये आपका क्या है, ये आपका ड्राई केस है, ये आपका क्या है, ये आपका सबमर्ज केस है। सबमर्ज कंडीशन रेस्पेक्टिवली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वो देखना है। तो पहले तो हम QP1 बाई QP2 निकालना है। इसमें क्या है ड्राई, इसमें क्या यूज़ करेंगे 18 करेंगे, इसमें क्या यूज़ करेंगे, अच्छा पहले तो आपका एंड बियरिंग का दिया ना पॉइंट बियरिंग, तो पॉइंट बियरिंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये क्या और स्किन फ्रिक्शन में लिखेंगे π/4 d² इंटू आपका स्किन में क्या रहता है आपका, स्किन में आपका रहेगा C इंटू NQ, ये रहेगा सॉरी सिग्मा डैश वी इंटू NQ। सी तो आपका क्ले में रहेगा सिग्मा डैश वी इंटू NQ, एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस इंटू NQ। अब इसमें कांस्टेंट क्या है π/4 कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, NQ भी कांस्टेंट है, तो QU इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा डैश वी। तो QP1 क्या हो जाएगा सिग्मा डैश वी, ये कितना हो जाएगा QP1। अब हमें ठीक है वैसे देखोगे तो अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आपका शॉर्टकट देख लेंगे। ठीक है, सिग्मा डैश वी कितना हो जाएगा, या इस लेवल पे लेंथ कितना 20, सिग्मा डैश वी तो 18 इंटू 20। QP2 क्या है, यहाँ पर क्या है 19, लेकिन हमें अफेक्टिव लेना है ना, तो हम यहाँ पर 9.81 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। सपोज कुछ नहीं दिया तो 9.81 लेते हैं, तो 19 माइनस, लेकिन 10 लेंगे ना तो सॉल्यूशन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो 10 लेते हैं, 10 इंटू 20, ये कितना हुआ 18 इंटू 20, ये हो जाएगा 360। यहाँ पर कितना 9 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये आपका 120। ठीक है, सॉरी 180। तो ये क्या हो जाएगा जब इसका रेशो लेंगे QP1, ये आपका 2 है, QP1 बाई QP2 इज इक्वल टू 360/180 डेट इज 2। तो क्या हो जाएगा, ये आपका QP1 ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है 2 टाइम्स ग्रेटर है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब ठीक है, अब थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं। यहाँ ड्राई है समझ है, हमें ये तो पता चल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा डैश वी है। सिग्मा डैश वी यहाँ पर क्या लेंगे 18 लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या ये आपका सबमर्ज्ड हो गया, सॉरी सैचुरेटेड है, तो इफेक्टिव क्या आ जाएगा 19 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा उससे जस्ट आधा हो जाएगा, है ना। 9.81 भी करोगे तो 10 के अप्रॉक्स आएगा, 10 से छोटा आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स स्मॉल हो जाएगा। और आपका लेंथ तो क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, कौन सा QP1। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है आपका a 0.5 meter into 0.5 meter square concrete pile is to be driven in a homogeneous clay soil having undrained shear strength Cu is equal to 50 and unit weight of the gamma is 18 kilonewton per meter cube। अब आपको दिया है सपोज ये आपका ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर आपका पाइल है ना, ये आपका पाइल है, इसका डाया कितना बोला है 0.5 इंटू 0.5, मतलब ये आपका सर्कल नहीं है, ये आपका स्क्वायर हुआ। ठीक है, ओके CU 50 kPa। अब अगर अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है तो ध्यान रखना स्क्वायर का एरिया हमेशा 0.5 का स्क्वायर रहेगा, ध्यान रखना, पाई डीएल नहीं मत कर देना। कभी कभी ये भी कंफ्यूज हो सकता है मैंने कहीं पर पाई डीएल किया होगा, लेकिन कैलकुलेशन जब किया है तो ऑब्वियसली एकदम चेक करके किया तो वहाँ पर पाई डी स्क्वायर किया होगा, तो हो सकता है कभी मिस्टेक कर दिया होगा, ये आप ध्यान रखना। कोई ऐसा बड़ा मिस्टेक नहीं है जो मेरे मिस्टेक से आप एकदम वैसी गलती करके आ जाओ, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके,
यूनिट वेट क्या दिया है, गामा इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द डिजाइन कैपेसिटी ऑफ द कॉइल इज 500 किलो न्यूटन। डिजाइन कैपेसिटी बोला है, डिजाइन कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि कितना लोड लगा सकते हैं, कितना लोड लगा सकते हैं, क्यू सेफ लगा सकते हैं, अल्टीमेट नहीं लगा सकते। अल्टीमेट क्या, मैक्सिमम कैपेसिटी, उससे थोड़ा सा बाउंड्री पे रहता है, थोड़ा बाउंड्रीज पे रहता है, थोड़ा सा भी ऊपर लोड लगा ना तो फेल हो जाता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अल्टीमेट ना लगाएं, उससे कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके कुछ लोड लगाए, इसी को हम बोलते हैं डिजाइन कैपेसिटी। ठीक है, तो डिजाइन क्यू एस दिया है, क्यू एस है आपका 500 किलो न्यूटन। क्यू एस इज इक्वल टू होता है क्यू यू बाय एफ। ठीक है, द एडहेशन फैक्टर अल्फा इज गिवन बाय 0.75। द लेंथ ऑफ द पाइल रिक्वायर्ड फॉर द अबव डिजाइन लोड विद अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है आपका 2। आपको लेंथ निकालना है, लेंथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये कौन सा सेंड है, सी यू इज इक्वल टू 50 और फाई इज इक्वल टू कितना है, फाई इज इक्वल टू दिया है क्या आपका, ड्रिवन इन द कर्व क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल वाला मतलब फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 0 है। अब क्ले के केस में क्यू का फॉर्मूला लिख दे, क्यू एस इज इक्वल टू, क्यू एस कितना है आपका 500, क्यू कितना है पाई बाय 4, पाई बाय 4 डी स्क्वायर बाय सॉरी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस पाई बाय 4 डी स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 का स्क्वायर। क्ले है इंटू सी एन सी, सी कितना दिया है अंडर कोशन, ये आपका 50 दिया है, इंटू 5 इक्वल टू 0 में एन सी कितना हो जाता है, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, प्लस पाई डी एल, पाई डी एल नहीं लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 4 इंटू 0.5, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, इंटू एल, सॉरी ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा, इंटू एल तो आपका कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। तो 4 इंटू 0.5 इंटू एल, अब आपका सॉरी इंटू अल्फा इंटू सी, अल्फा कितना दिया है आपका, सॉरी अल्फा 0.75 इंटू सी डेट इज 50। ठीक है, ये आपका 50 हो गया। ओके, डिवाइड बाय 2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 2 दिया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट सब सही हुआ है ना। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। तो 500 बाई 500 इंटू 2 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1000 हो गया। 1000 इंटू दिस इसको सॉल्व कर लेना। सो लेंथ इज इक्वल टू आ रहा है 11.8। ठीक है, ये आप सॉल्व करने हैं, 1000 इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 50 इंटू 9, 50 को क्या लिख सकते हो 100 बाई 2, 100 बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा 25 बाई 2, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 ये होता है 250 माइनस 25 दैट इज 225 डिवाइड बाई 2 था, तो ये क्या हो जाएगा 112.5। तो 1000 माइनस 112.5, 112.5 डिवाइड बाई ये सब नीचे ले आओ। ठीक है, इसको भी सब वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर लेना 11.8 आ जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है अ ग्रुप ऑफ 9 पाइल्स 3 into 3 meter, sorry 3 into 3 square pattern is embedded in a soil strata comprising dense and underlying recently filled clay layer। आपका dense and है, उसके ऊपर क्या recently filled clay layer, 3 into 3 का आपका कॉम्बिनेशन में है। dense and कितना है 5 मीटर, आपका recently filled clay कितना है 2 मीटर। The perimeter of the individual pile is 126 सेंटीमीटर, perimeter of individual pile, ये आपका इंडिविजुअल पाइल है, उसका पेरीमीटर कितना है 126 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ द पाइल ग्रुप इज 240 इंटू 240 सेंटीमीटर, तो आपको 240 इंटू 240 सेंटीमीटर दिया। द रिसेंटली फिल्ड क्ले हैज अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ 15 kPa। द रिसेंटली फिल्ड मतलब इसका सी क्या है, ये आपका अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ मतलब 50 सी है ना, अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है वो कैसे सी आएगा क्योंकि 5 इक्वल टू 0 है, 15 kPa एंड यूनिट वेट कितना है, ये आपका 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, ओके। अब क्या बोला है, द नेगेटिव फ्रिक्शनल लोड एक्टिंग ऑन द पाइल ग्रुप, एक्टिंग ऑन द पाइल ग्रुप नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जितना भी हम नेगेटिव फ्रिक्शन पढ़े ना वो हम इंडिविजुअल के केस के पढ़े, ग्रुप के लिए नहीं पढ़े, ग्रुप के लिए हम डायरेक्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी पढ़े। तो अब फ्रिक्शन के केस में नेगेटिव फ्रिक्शन इन केस ऑफ पाइल ग्रुप पढ़ेंगे। अगेन सेम है, क्या कर सकते हैं आप, सिंगल का निकालो, सिंगल का निकालो नेगेटिव फ्रिक्शन इंटू क्या कर दो एन कर दो। दूसरा आपका फ्रिक्शन ड्यू टू बेस्ड ऑन ब्लॉक, ब्लॉक इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग आएगा, ध्यान रखना। ये पाइल ग्रुप है ना, पाइल ग्रुप में कैसे निकालते हैं अलग आता है। तो पहले तो क्यू एन एफ 1 निकालते हैं, क्यों, ये ड्यू टू क्या है आपका बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, तो ये क्या हो जाएगा एन इंटू क्यू एन एफ इंडिविजुअल। तो आपका एन कितना है, ये टोटल कितना है, ये आपका 9 है। क्यू एन एफ क्या है, ये आपका है, अच्छा ये आपका क्यों रहता है, स्किन फ्रिक्शन के कारण रहता है, सॉरी ये आपका ऊपर, सॉरी ये आपका नीचे रेजिस्ट करता है, नीचे रेजिस्ट करता है तो क्या होता है,
ये आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर देता है। तो किसी एक पाइल का डिक्रीज, सपोज एक पाइल का लेते हैं, सपोज ये पाइल का लिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका पाई डी एल। पाई डी एल क्या है आपका पैरामीटर, पैरामीटर तो आपको डायरेक्टली गिवन है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका 1.26 इंटू लेंथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, पैरामीटर इंटू लेंथ दैट इज एरिया। ठीक है, ये हो गया। अब आपका ये किस में है, ये आपका कौन सा सॉइल है, क्ले। क्ले के केस में फ्रिक्शन अल्फा सी यू, अल्फा सी यू। अब अल्फा क्या है इसमें, अल्फा दिया है क्या, अल्फा नहीं दिया है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जब गिवन नहीं है तो अल्फा इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 15, सी यू कितना है अल्फा सी यू 15, सी यू इज इक्वल टू 15 कहाँ दिया है, यहाँ पर 15 के पी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है 340.2 किलो न्यूटन। तो ये बेस्ड ऑन क्या हो गया, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इंटू 9 कर दिए, तो बेस्ड ऑन ये हो गया। लेकिन बेस्ड ऑन ग्रुप क्या होता है ये देखते हैं। अब ग्रुप में क्या होता है, सिर्फ क्ले की केस में बात कर रहा हूँ। जैसे क्ले के केस में आपका जो क्ले के केस में लोड कैरिंग कैपेसिटी में जब ग्रुप का आता था तो उसमें वो अगर लेंथ 25 मीटर से ज़्यादा रहता था तो उसमें क्या बोलते थे, लोड वो ओवरबर्डन प्रेशर के कारण भी अफेक्ट होता था। ठीक है, वैसे जब नेगेटिव फ्रिक्शन आता है ना, और क्ले के केस में, अगेन क्ले के केस में ग्रुप में आपका फॉर्मूला रहता है, एक तो फॉर्मूला है आपका सी यू, एक सेकेंड, सी यू आपका नॉर्मल फॉर्मूला क्या रहता है, अल्फा इंटू सी यू इंटू एरिया। ठीक है, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला। अल्फा क्या हो जाता है, ये आपका 1 हो जाता है ग्रुप में। ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अब ये क्या होता है आपका ओ अफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर के कारण भी रहता है, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा डैश इंटू एरिया ऑफ पाइल ग्रुप। ये ध्यान रखना, एरिया ऑफ पाइल ग्रुप। ठीक है, ओके। तो एरिया ऑफ पाइल ग्रुप कितना है 2.4 इंटू 2.4। ठीक है, एरिया ऑफ पाइल ग्रुप बोल रहा है मतलब आपका ये बॉटम का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एरिया क्या है, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, ये ध्यान रखना। ये एरिया अलग है और ये कौन सा एरिया है, सॉरी एक सेकेंड। सो इसमें आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, डेट इज कर्व्ड सरफेस एरिया पैरामीटर इंटू एरिया, सी यू इंटू पैरामीटर। पैरामीटर कितना दिया है, अच्छा सब लाइन से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये आपका बेस का एरिया है, ये आपका पैरामीटर का एरिया है। ठीक है, तो ये आपका सी यू कितना दिया है, ये आपका 15 दिया है। पैरामीटर कितना दिया है आपको 240, तो ये क्या हो जाएगा 2.4। 2.4 एक का है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 4, एरिया के लिए इंटू लेंथ कर देंगे इंटू 2, तो ये हो जाएगा ड्यू टू सी यू इंटू ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन। अब ड्यू टू इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, तो ये जाएगा सिग्मा डैश। सिग्मा डैश क्या हो जाएगा, ये आपका 16 इंटू 2 हो गया, इंटू बेस का एरिया क्या है आपका 2.4 इंटू 2.4, तो ये आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। ये ड्यू टू क्ले है, ये ध्यान रखना। ये आपका क्ले के लिए नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में ग्रुप के लिए नहीं पढ़ाया गया था, ड्यू टू इंडिविजुअल पढ़ाया गया था। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में आपका क्ले है या सैंड है, दोनों सेम फॉर्मूला रहता है। ड्यू टू स्किन आपका जो स्किन अगर सैंड में ग्रुप भी आ गया ना, उसका भी सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब बेस्ड ऑन इंडिविजुअल निकालो इंटू एन कर दो वही हो जाएगा। लेकिन क्ले के केस में आपका इंडिविजुअल तो रहता है इंटू एन करके, लेकिन अलग से ड्यू टू ओवरबर्डन प्रेशर भी रहता है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा डैश इंटू एरिया ऑफ पाइल। तो ये हो गया, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ रहा है 472.32 किलो न्यूटन। अब ये आपका 340 है 472, कौन सा इसमें लेना है, मिनिमम लेना है मैक्सिमम लेना है। अब इससे क्या फेलियर, अब ये बोला मैं सॉरी ये आपका 340, ये आपका 472, तो इसमें जो फेलियर होगा ना नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 472.32 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इतना आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन है, इतना आपका रिड्यूस करेगा। इतना रिड्यूस करेगा मतलब क्यू यू क्या हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, है ना। तो इसका ज़्यादा लेते हैं, किससे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो, जो ज़्यादा नेगेटिव रहता है ना उसको हम कंसिडर करेंगे, है ना। जो ज़्यादा नेगेटिव उसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अ टिम्बर पाइल ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड डायमीटर 0.2 मीटर इज ड्रिवन विथ अ 20 किलोमीटर ड्रॉप हैमर। ड्रॉप हैमर मतलब आपका अगेन पता चल गया होगा, या तो इंजीनियर्स फॉर्मूला या फिर आपका हाईलिस फॉर्मूला, मतलब आपका डायनेमिक वाला केस है। फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, तो आपका डायग्राम बना लेते हैं। ये हुआ लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर, आपका वेट कितना है, ये आपका 20 किलो न्यूटन, है ना। ड्रॉप हैमर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, टोटल पेनिट्रेशन ऑफ द पाइल in the last 5 blows is 40, total penetration in 5 blows 40 है, तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर ब्लो क्या हो जाएगा 40/5, that is 8 mm. use engineering news record expression, assume the factor of safety is 6 and empirical factor
allowing reducing the theoretical set due to energy losses of 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये आपका हो जाएगा C, ये आपका C 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल, ये निकालना है। तो QS क्या होता है, W इंटू एच इंटू एन एच, एफ प्लस एस, एफ इंटू एस प्लस सी। सी प्लस टू किस में हो जाता है, ये है आपका दूसरे मॉडिफाइड हाइलीज, ठीक है, नाम आप चेक कर लेना, अच्छे से याद नहीं मुझे, मॉडिफाइड हाइलीज। तो ये आपका क्या बोला है, ये आपका मॉडिफाइड हाइलीज नहीं बोला गया है, ये आपका इंजीनियरिंग न्यू रिकॉर्ड एक्सप्रेशन यूज़ करना बोला है। क्यू सेफ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेट कितना है आपका 20 किलो न्यूटन, हाइट कितना दिया 1.5, एफिशिएंसी ऑफ हैमर, एफिशिएंसी ऑफ हैमर नहीं दिया है क्या, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ हैमर नहीं दिया है तो इसको 1 एज्यूम करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 6 है। एस कितना दिया है पर ब्लो, एक्चुअली पर ब्लो नहीं बोला है, 5 ब्लोज दिया था, पर ब्लो हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। आपका 5 ब्लोज में 40 था, तो आपका 1 ब्लो में कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपका क्या मीटर में लिए ना, तो इसको भी हम मीटर में लेंगे, 8 × 10⁻³ प्लस सी कितना दिया है, सी आपका दिया 2.5 सेंटीमीटर, मीटर में 2.5 × 10⁻², ये हो गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 151.515 किलो न्यूटन, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सर्कुलर पाइल of length 12 meter length and 0.6 meter diameter is embedded in stiff clay which has an undrained unit cohesion of 110 kilonewton per meter square। तो ये आपका CU is equal to 110 kilonewton per meter square हो गया। लेंथ आपका 12 मीटर दिया है, आपका डाया कितना है 0.6 मीटर, ठीक है। द एडहेशन फैक्टर इज 0.5। द नेट अल्टीमेट पुल आउट अपलिफ्ट लोड फॉर द पाइल, अपलिफ्ट लोड बोला गया है, अपलिफ्ट लोड, सपोज ये आपका पाइल है, अपलिफ्ट लोड खींचेंगे तो क्या रेजिस्टेंस करेगा, ये आपका स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस करेगा। तो स्किन फ्रिक्शन हमें निकालना है। अगर खींचेंगे तो आपका सेल्फ वेट भी होगा, लेकिन सेल्फ वेट यहाँ पर अपलिफ्ट लोड यहाँ पर सॉरी वेट यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, या पाइल का कुछ हमें डेंसिटी नहीं दिया है, तो उसको क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अपलिफ्ट लोड क्या हो जाएगा, QUP इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा CU, स्किन फ्रिक्शन है ना, तो इंटू पाई DL, ठीक है। सर्कुलर है तो ऐसा कर्व सरफेस एरिया पाई DL, तो अल्फा क्या है 0.5, CU कितना दिया है 110, आपका पाई एज इट इज, लेंथ कितना दिया है आपको, लेंथ है 12 और डाया कितना दिया है 0.6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 55 इंटू पाई इंटू 12 × 6 7 ये आपका 7.2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1244.04 किलो न्यूटन। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।